गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हम पढ़े क्या थे। लास्ट क्लास था पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। उसमें हम पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके इतने सारे पॉइंट थे और इस टाइप का डायग्राम एक हम डिस्कस किए थे। तो आई होप यू ऑल रिमेंबर्ड दैट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का पार्ट 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपके चैप्टर का। पार्ट 4 है प्रोसेस रिलेटिंग टू कंट्रोलिंग। मैं जैसे कि आपको बताया था क्लास पार्ट 1 से, कंट्रोलिंग का पार्ट 1 से मैं बताया था आपको, एक प्रोसेस बता रहा था कंट्रोलिंग का। क्या था वो प्रोसेस? स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करेंगे, फिर एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल को मेज़र करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, करेक्टिव लेंगे। वही चीज़, वही प्रोसेस है, लेकिन उसको आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस अलग तरीके से। ठीक है, तो बने रहेंगे आप सब इस वीडियो में मेरे साथ। सो एज यू ऑल नो, प्रोसेसिंग जो है चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस वाला जो पार्ट है, ये अपन पहले से डिस्कस कर लिए थे। इसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। इसके अलावा जो बाकी के बच्चे हैं जो इनको देखना चाहते हैं मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में, तो आप भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं CA रौनक अग्रवाल, और हम साथ में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ टुगेदर इन दिस सब्जेक्ट। तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप 1 मार्क में देखिए या फिर आप 3 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में भी कई बार देखा गया है कि पूरा प्रोसेस पूछ देता है। तो बहुत इजी भी है, और जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग से अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपको तो याद ही हो गया होगा। तो सबसे पहला है, देखिए, सेटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कंट्रोलिंग जो अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसको किस टाइप से पूरा करेंगे। कंट्रोलिंग क्या है अपन तो ये तो सीख गए, लेकिन उसको कंट्रोलिंग को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल आपको साथ साथ में दूंगा, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद अपन इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला तो ये है कि देखिए, सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब, जैसे एक है कंपनी का एग्जाम्पल और एक है एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, एक है कंपनी का एग्जाम्पल। कंपनी में अपन ले लेते हैं अपना फेवरेट टाटा कंपनी। ठीक है, अब टाटा कंपनी ने स्टैंडर्ड लगाया अब की बार कि वो 2.5 लाख यूनिट कार सेल करेगा। 2.5 लाख यूनिट कार सेल करेगा। कब तक? एक टाइम लिमिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो बनता है उसमें स्टैंडर्ड में एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर मेरे को ये स्टैंडर्ड को पूरा करना है। ठीक है, या फिर जैसे कि कोई भी चीज़ का स्टैंडर्ड बनाते हैं, आप देखेंगे विद इन सम टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। और स्टैंडर्ड जो होता है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 लाख यूनिट एक साल के अंदर इसको बनाना है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड शुड नॉट बी वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मतलब आपके लिमिट में ही होना चाहिए। 2.5 लाख यूनिट कार का एक लिमिट है उसका, टाटा कंपनी का। उसी तरीके से एक स्टूडेंट ने टारगेट बनाया कि आज वो 8 आवर्स का पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमेरिकल टर्म्स है, दोनों ही न्यूमेरिकल टर्म्स है, और दोनों का जो स्टैंडर्ड है, दोनों ही केस में वो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि वो अचीवेबल होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी स्टैंडर्ड में रख दिए, कुछ भी एक ठो अनुमानिक क्वांटिटी आप रख दी। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड में कंपनी ने 1 करोड़ यूनिट रख दिया, तो 1 करोड़ यूनिट तो
अचीवेबल नहीं है उस कंपनी के लिए, तो वो उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अगर स्टूडेंट बोले कि मैं 28 घंटा पढ़ाई करूँगा, तो 28 घंटा पढ़ाई पॉसिबल है क्या? दिन में ही 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से तुम्हारा नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है और स्लीप वगैरह मिला करके उसको मिला माइनस कर देंगे तो मिनिमम आप पकड़ लीजिए 6 to 8 आवर्स होता है। तो उसके अलावा जो 15 आवर्स बचते हैं, ठीक है, 15 आवर्स या 14 आवर्स बचते हैं, उतना पढ़ सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट। तो जो स्टैंडर्ड जो होता है वो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी स्टैंडर्ड बनाएंगे तो वो स्टैंडर्ड एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और रियलिस्टिक होने के साथ साथ वो विद इन लिमिट होना चाहिए, ठीक है, विद इन लिमिट होना चाहिए। और कुछ ऐसा भी स्टैंडर्ड बन सकता है कि हमको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि क्वालिटी इंक्रीज़ करना है, तो क्वालिटी इंक्रीज़ करना है, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है, बट ये भी स्टैंडर्ड बन सकता है। तो इस स्टैंडर्ड का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, मतलब विद इन विच ईयर, विद इन हाउ मच टाइम, विद इन हाउ मच टाइम you should improve your quality, और विद इन हाउ मच टाइम यू वांट टू इम्प्रूव योर क्वालिटी। तो ये एक स्टैंडर्ड देखो दो टाइप का हो गया। स्टैंडर्ड या तो न्यूमेरिकल टर्म्स में है, अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में है तो वो रियल होना चाहिए, विद इन लिमिट होना चाहिए, और आपके रिसोर्स के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रिसोर्स ही नहीं है उतना स्टैंडर्ड बनाने का। और अगर अगर वो न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं है तो वो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि विद इन व्हाट टाइम यू वांट टू अचीव दिस क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, और हाउ मच टाइम यू विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये टाइम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ठीक है। ये जो टाइम है ये आपका दो तरीके से हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। बस इतना ही है स्टैंडर्ड के लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब मिटा देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए अगर मेरे एडजस्ट होता है तो मैं स्क्रीन में छोटे करके यहाँ पे रख दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको रेफ़र करना है, रेफ़र कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क को तो मेज़र करना ही पड़ता है। जैसे कि आपने 2.5 लाख यूनिट का टारगेट रखा था, एक्चुअली में आपने यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हुआ, देयर कुड बी टू सर्कमस्टेंस, ठीक है, देयर कुड बी टू सर्कमस्टेंस आउट ऑफ दिस। यहाँ या तो 1.5 लाख यूनिट बना सकते हैं आप, या फिर 3 लाख यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, कि अगर आपने 2.5 लाख का टारगेट रखा था तो आपका 1.5 लाख प्रोडक्शन हुआ, या फिर 2.5 लाख का टारगेट रखा था तो 3 लाख का भी मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो देयर कुड बी दिस सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन, ये वाला 3 लाख वाला सिचुएशन तो रेयर होता है, ये सिचुएशन ज़्यादातर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि दो सिचुएशन हो सकते हैं। आपने 8 घंटा का टारगेट रखा और 8 घंटा से आप 5 आवर्स पढ़ाई किए, ये हमेशा ही होता है। 8 रखेंगे तो 5 ही पढ़ेंगे, और या तो 9 घंटा भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है स्टूडेंट लाइफ में। मैं जानता हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट था। तो अब मेज़र करना ज़रूरी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना ज़रूरी है। सिर्फ स्टैंडर्ड बना लेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। अब एक्चुअल कोई अगर मेज़र नहीं करेंगे तो ये स्टैंडर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, और आगे का प्रोसेस फॉलो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो
अब देखो, जब हम मेज़र करते हैं ना, एक बात ध्यान रखेंगे आप, जो चीज़ न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, जैसे कि यहाँ पे 2.5 लाख था और ये अभी 1.5 लाख है, इन दोनों को तो तुरंत आप मेज़र कर लेंगे, दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ पे भी आप मेज़र कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बोला है, एक बात बोला जाता है हमेशा कि जब आप मेज़र करेंगे यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों को आप मेज़र करेंगे, ठीक है। ना ही आप क्वांटिटी तो देखिए आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्वांटिटी इग्नोर कर ही नहीं सकते, और क्वालिटी भी आपको, क्वालिटी वाइज भी आपको मेज़र करना है। जैसे कि आपने 2.5 लाख यूनिट सोचा था बनाने का, 2.5 लाख से 3 लाख बना लिया आप, ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज नो डाउट कंपनी आगे है। लेकिन जब आप देखें कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसका जो क्वालिटी है वो ख़राब है, तो क्वालिटी वाइज यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर प्रोडक्ट। सिमिलरली जैसे कि स्टूडेंट ने सोचा था कि 8 घंटे पढ़ेंगे, वो 9 घंटे ज़रूर पढ़ लिया, लेकिन 9 घंटे में से वो कुछ उसको याद नहीं है, तो क्वालिटी वाइज ख़राब है उसका आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के वक्त ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि आपने अब 2 स्टेप कवर कर लिए, स्टैंडर्ड, मेजरिंग, एक्चुअल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? थर्ड स्टेप, कंपैरिजन। एज यू ऑल नो, कंपैरिजन वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं? प्लस माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ वाले स्टेप में अपन प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब कंपैरिजन में देखो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस किस बेसिस में आ रहा है? डिफरेंस किस बेसिस में आ रहा है? देखो 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख आया, और इस सिचुएशन 2 का 2.5 लाख माइनस 3 लाख, 50,000, ठीक है, 50,000 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट के केस में देखेंगे 8 आवर माइनस 5 आवर्स, 3 आवर्स, एंड 8 आवर माइनस 9 आवर, 1 आवर, तो ये पॉजिटिव है। और दूसरा सिचुएशन नेगेटिव है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में अपन डेविएशन निकाल चुके हैं। फाइंडिंग डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस को निकालना, जैसे अपन पहले भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो डेविएशन हमने निकाला है। इसके बाद अपन 2 नया चीज़ अब यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो देखो, ये इसका रीज़न भी अपन पढ़े थे कि पॉजिटिव आया अगर आउटपुट, तो आप स्टैंडर्ड कम बनाएं, खुद को इवैल्यूएट ठीक से नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल यहाँ पे ना। और ये वाला सिचुएशन में हम ऑपरेशनल कंट्रोल लगाते थे, ठीक है। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम प्लानिंग ढंग से नहीं किए, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वाला बात आ जाता है। और ये हम पढ़े थे पार्ट 1 में। अगर बच्चे नहीं देखे हैं आप ये पार्ट 1, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कंट्रोलिंग फंक्शन का 2 एस्पेक्ट था, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी में फ़र्क है दोनों ही केस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ये ऑपरेशनल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई ऑपरेशन में कुछ फॉल्ट होगा तब आया होगा। तो अब यहाँ पे 2 नया बात आप सीखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है? सपोज आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का एक एग्जांपल देता हूँ। जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उसको हमको कंट्रोल करना है। जैसे ये कंपनी के केस में 2.5 लाख यूनिट कार
बनाने का एक क्रिटिकल एरिया है, कंपनी का एक क्रिटिकल एरिया है, और 1 लाख का डिफरेंस आया तो वो क्रिटिकल है, मतलब मेजर एरिया। क्रिटिकल एरिया मतलब मेजर एरिया जिसको कि कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एरिया मतलब कुछ खास एरिया, ठीक है, जिसको कि हम की एरियाज भी बोलते हैं, उसको फोकस किया जाता है, उस पर कंट्रोल लगाया जाता है। अब मान लो यहाँ पे क्रिटिकल एरिया और भी कुछ बन सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट का स्टैंडर्ड था अपना, हम पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, प्रोडक्शन कॉस्ट पर कार का आएगा 2 लाख, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो आ गया वो 4 लाख आ गया, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एरिया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब वही होता है कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है उनको फोकस करना, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस ये होता है, जैसे मान लीजिए वही प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर फ्यूल कॉस्ट, मान लीजिए कंपनी का मशीन चलेगा और मशीन चलने से जो फ्यूल कॉस्ट आना था, हम स्टैंडर्ड फिक्स किए थे कि फ्यूल कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगा, ठीक है। हम एक्सपेक्ट किए थे कि फ्यूल कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगा, मतलब 50 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आएगा। जब पेट्रोल या डीजल जो भी मशीन चलते वक्त लगता है तो उसको बोलते हैं हम फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। या फ्यूल भी बोलते हैं कई लोग, फ्यूल कॉस्ट या फ्यूल कॉस्ट जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। अब एक्चुअल में आया 52 रुपीज़, मतलब 2 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ये 2 रुपये इतने बड़े कंपनी के लिए एक छोटा सा बात है, एकदम छोटा सा बात है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रुपये का डिफरेंस आया, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप कर दीजिए इग्नोर, मतलब चिंदी सा बात है, छोटा सा बात है ना, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप छोटा छोटा इस काउंटिंग में क्यों लगे रहेंगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बल्कि आप मेजर जो एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चर करने में 2 लाख का अपन जैसे लिखे थे 2 लाख का कॉस्ट आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आ गया 4 लाख या 4.5 लाख, तो दैट विल बी द मेजर डिफरेंस। और ये 2-2 रुपया करके अगर आप 1 लाख यूनिट में भी आप करेंगे तो जाके 2 लाख रुपया बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक कार में आप 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर देंगे कंपनी का। तो इसी हिसाब से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही बोलता है कि जो छोटा छोटा चीज़ होता है उसको इग्नोर कर दो, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि डेविएशन फाइंड करते वक्त अपने को ये 2 चीज़ याद रखना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी लगाना है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी लगाना है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका जो मेजर एरिया है, जो की एरिया है, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल लगाना है, वहाँ पे 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, मतलब जहाँ मैनेजमेंट उस एरिया को छोड़ दिया है, बोला कि हाँ वहाँ पे कॉस्ट 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर हो सकता है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो डेविएशन फाइंड करते वक्त ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब है करेक्टिव मेज़र, ठीक है। करेक्टिव मेज़र मतलब एज यू ऑल नो कि इसमें सुधार करना, ठीक है। करेक्टिव मेजर मतलब करेक्शन करना, सुधार करना, ठीक है। जो डिफरेंस आया उसमें हम उसको सुधार करेंगे, क्यों आया डिफरेंस पहले तो ये जानेंगे, ठीक है। और डिफरेंस आने के बाद अपन उसको सुधार करेंगे। तो ये सुधार करने में पहले तो अपन रीज़न जानेंगे कि क्यों, क्यों यानी कि रीज़न जानना, ठीक है।
सपोज़ मान लीजिए जो अपना यहाँ ऊपर में अपन देख रहे हैं डिफरेंस आया 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपया, एक बार के लिए ये सिचुएशन लेते हैं 1 लाख, और यहाँ पे आप 3 घंटे कम पढ़ाई किए, तो ये 1 लाख रुपये का जो 1 लाख यूनिट का, सॉरी हाँ, 1 लाख यूनिट का जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, पहले तो रीज़न जानेंगे। क्या मशीन ख़राब है, मशीन में फॉल्ट है, या फिर जो एम्प्लॉई हैं, डबल ई मतलब एम्प्लॉई हैं वो काम ढंग से नहीं कर रहे, या उनको काम करना प्रॉपरली नहीं आता, या उनको पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, या पावर फेलियर है, पावर फेलियर है। मतलब पहले तो रीज़न जानेगा तभी तो सुधार कर पाएगा ना कंपनी का मैनेजर। तो पहले तो रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न जानेंगे तभी आप सुधार कर पाएंगे। उसी तरीके से आप 3 घंटे कम पढ़ाई किए तो आप भी रीज़न जानेंगे कि आप कम पढ़ाई क्यों किए, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हैं, या फिर घर का कोई एक्स्ट्रा काम हो गया था जिस कारण से आप 3 घंटे कम पढ़ाई किए। तो रीज़न जानना पहले इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप रीज़न जाने, उसके बाद इसी स्टेप पे आप उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। उसके बाद आप करेंगे रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई क्या मतलब से करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर में ना हो, फ्यूचर में ऐसा ना हो, आप ये दिमाग में रखते हुए रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द करेक्टिव मेज़र जो कि कंपनी लेता है रिगार्डिंग करेक्टिव मेज़र वाला स्टेप। 5th स्टेप में यही काम होता है। अगर मान लो एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहे, उनको काम करना नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग में भेजा जाए। मशीन अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो नया मशीन लाया जाए, या फिर मशीन को रिपेयर करवाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या, पावर फेलियर का अगर इशू है तो जनरेटर लगाया जा सकता है। ठीक है, इन्वर्टर लगाया जा सकता है। तो जो भी सिचुएशन हो उसको रेक्टिफाई, पहले तो रीज़न जानना है, और रीज़न जान के उसको रेक्टिफाई इस टाइप से करना है ताकि फ्यूचर में वैसा गलती ना हो। क्यों, अगर फ्यूचर में ही आप वही गलती करते रहेंगे तो फिर ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है, कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कंट्रोलिंग लगाने का ही कोई मतलब नहीं है। तो करेक्टिव मेज़र वाला स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारे स्टेप इंपॉर्टेंट, लेकिन करेक्टिव मेज़र आप अच्छे से नहीं लगाए, सिर्फ जान गए कि ऐसा ऐसा डिफरेंस आ रहा है बस छोड़ दिए तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। देखो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं निकलता होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा टॉपिक है और ये मैं डे 1 से समझाते आ रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 4 में भी मैं इसका जिक्र किया था आपके सामने। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ फीडबैक। तो ये फीडबैक एक होता है, फीडबैक मतलब आपका जो भी फाइंडिंग है, जो भी आपने करेक्टिव मेज़र लगाया यहाँ पे, जो भी आपने सोचा फ्यूचर के बारे में सोचा कि ना हो वगैरह जो भी, तो एक फीडबैक का रिपोर्ट बनाया जाता है, एक फीडबैक का रिपोर्ट बनाया जाता है, ये फीडबैक का एक रिपोर्ट बनता है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि डेविएशन क्या है। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, मतलब डिफरेंस कितना आया वो लिखा होता है। ठीक है, और इसके अलावा करेक्टिव मेज़र क्या होते हैं वो लिखा जाता है, करेक्टिव मेज़र क्या हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी और भी कुछ फीडबैक देना है, जैसे प्लान को चेंज करना है या फिर कुछ भी और सुझाव है, सजेशन है, वो सारा कुछ फीडबैक रिपोर्ट में दिया जाता है। आप गए होंगे कई होटल्स वगैरह या फिर कहीं पे भी गए होंगे तो एक फीडबैक फॉर्म आपसे साइन करवाया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि मतलब कोई भी कमियां हैं या कुछ भी हैं तो आप अपना सुझाव उस पर आप दे सकते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फीडबैक रिपोर्ट होता है। लाइकवाइज कंट्रोलिंग करने के बाद लास्ट में एक फीडबैक होना चाहिए कि जो हम कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ पर लगाए, इतना सारा प्रोसेस किए, इतना सारा जानकारी इकट्ठा किए, तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, एंड रिज़ल्ट क्या है उसका एक रिपोर्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, उसका एक एविडेंस भी होना चाहिए कि आपने कंट्रोलिंग लगाया। तो फीडबैक रिपोर्ट जो है ये एक एविडेंस भी है कि आपने कंट्रोलिंग के ऊपर काम किया है, और कंट्रोलिंग के ऊपर काम किया जो आउटपुट है तो वो डिफरेंस उसको भी लिखेंगे, करेक्टिव मेज़र जो है वो लिखेंगे। ऐसा भी सब कुछ लिख सकते हैं कि जो फ्यूचर में ये काम, फ्यूचर में मतलब ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है,
और डेविएशन, अब एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से प्रोसेस। देखो प्रोसेस होता है 6 स्टेप में। पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड नंबर इज कंपेयरिंग 1 and 2 मीन्स दीज टू 1 and 2, फोर्थ नंबर इज फाइंडिंग डेविएशन और डिफरेंस। अब डेविएशन निकालने के दो तरीके होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फिफ्थ वन इज करेक्टिव मेजर्स, सिक्स्थ इज फीडबैक। एक बार बता देता हूँ फास्ट फास्ट। सेटिंग स्टैंडर्ड में मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। हमारे एग्जाम्पल में टाटा कंपनी ने 2.5 लाख कार बनाऊंगा बोल करके उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, और एक स्टूडेंट था वो उसने सोचा था कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड बनाते वक्त आप ओवर स्टेट नहीं करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अनरीजनेबल अनअचीवेबल स्टैंडर्ड ना हो। अपने रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। इसको आप टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होगा तो हम मेज़र कर पाएंगे। अगर ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र एक्सप्रेस नहीं होगा, अगर ये क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा और क्वालिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, दैट मीन्स अगर कंपनी बोले कि मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, मुझे अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा करना है, तो उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे कि अभी चल रहा है 2020, तो कंपनी का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 2025 तक मेरे को अपना टारगेट, मुझे अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, मुझे अपना क्वालिटी द बेस्ट इन द मार्केट करना है, ठीक है। तो अगर ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में है तो अच्छी बात है, मेज़र कर लेंगे। अगर ये क्वालिटेटिव टर्म्स में है देन देयर मस्ट बी ए टाइम फ्रेम टू जज द परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पे आया कंपनी का 1.5 लाख यूनिट, और दो सिचुएशन हम लिए हैं। देयर कुड बी 2 सिचुएशंस, या तो जो टारगेट फिक्स किए उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा। उसी तरह बच्चा टारगेट से कम पढ़ सकता है या ज़्यादा पढ़ सकता है। अगर ये 1.5 लाख यूनिट आया तो डिफरेंस जो आएगा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस सिर्फ मेज़र करते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। और मेज़र जो करेंगे हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ टर्म्स में मेज़र करेंगे, ये बात हम सीखे थे। अब कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दीज टू, कंपैरिजन करने से डिफरेंस आएगा। डिफरेंस तो आएगा ना, तो ये 1 लाख का डिफरेंस को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरीके से इस केस में भी। तो अब जब डेविएशन आया तो क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाया जाता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब जो चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है उस चीज़ में डेविएशन को ध्यान में रखो, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब जो चीज़ छोटा सा है, चिंदी सा है, उस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो डेविएशन निकालते वक्त। अब जैसे इस केस में 1 लाख यूनिट का डेविएशन बहुत ज़्यादा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए 2.5 लाख यूनिट का टारगेट था और 2,50,001 यूनिट आपने बनाया, ठीक है, या फिर 2,49,001 यूनिट आपने बनाया, ठीक है, कंपनी ने बनाया, तो जो डेविएशन आया एकदम माइनर आया, तो उसको हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी लगा सकते हैं। मतलब छोटा सा डिफरेंस है, वो इग्नोरेबल है, ठीक है, तो इग्नोर कर सकते हैं। तो वो था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद था स्टेप 5, जिसको कि हम बोलते हैं करेक्टिव मेजर, यानी कि सुधार करना। और सुधार करना का मतलब होता है रीज़न भी निकालते हैं हम। सुधार करने के साथ साथ रीज़न निकालते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, डिफरेंस क्यों आया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और वो रीज़न को जानने के बाद हम उसको सुधार करते हैं, हम हमारे प्लान को चेंज करते हैं, ठीक है। और भी जो जहाँ पे कमियाँ होंगी हम उनको सुधार करेंगे। फिर द लास्ट स्टेप इज़ फीडबैक। फीडबैक एक रिपोर्ट फॉर्म में हम देते हैं, जिसमें क्या क्या लिखा होता है, डिफरेंस लिखा होता है, डेविएशंस को बोलते हैं डिफरेंस, डेविएशंस लिखे होते हैं, करेक्टिव मेजर लिखे होते हैं, और जो अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे कुछ लिखे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, फीडबैक देना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस आने के बाद प्लान में चेंज करेंगे, फिर प्लान भी बदलेगा, प्लान के अकॉर्डिंग फिर से जब इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर से कंट्रोलिंग लगाया जाएगा, फिर से ये सारे स्टेप 1 2 3 4 5 6 फॉलो होंगे, फीडबैक फिर निकलेगा, फिर चलता रहेगा। सो इट इज़ ए सर्कुलर प्रोसेस, इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस जो कि चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को हम कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोला जाता है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं किया जा सकता। सो कंट्रोलिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस।
ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 8 कंट्रोलिंग ऑल्सो। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इससे एक भी मार्क का क्वेश्चन आए तो आप से रॉन्ग ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू रियली like this video, please press the like button, and if you will subscribe this channel you will get these types of video on regular basis and you will be benefited by watching this type of video. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.